हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। रात के 8:05 हो चुके हैं और समय हो चुका है हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। चलिए फटाफट से चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कि आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और लगातार शानदार प्रश्नों को आप प्राप्त कर सकें। तो चैनल को अपना प्यार और अपना सपोर्ट दीजिए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करता है, जिससे कि आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। अगर आप किसी प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं आज मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है कि तुर्कों ने वास्तुकला की मेहराब और गुंबद शैली कहाँ से उधार ली। प्रश्न क्या है दोस्तों, तुर्कों ने वास्तुकला की मेहराब और गुंबद शैली कहाँ से उधार ली। आपके विकल्प हैं बिजान्टिन साम्राज्य, राजस्थानी वास्तुकला शैली, फारसी वास्तुकला, चीनी वास्तुकला। तुर्कों ने वास्तुकला की मेहराब और गुंबद शैली कहाँ से उधार ली है। बिजान्टिन साम्राज्य से, राजस्थानी वास्तुकला शैली से, फारसी वास्तुकला से या फिर चीनी वास्तुकला से। तो भारत में आने वाले तुर्कों ने अपनी वास्तुकला में फ़ारसी और मध्य एशियाई प्रभाव बनाया। मेहराब, गुंबद और मीनारें बनाई। ये सभी तत्व फ़ारसी और इस्लामी वास्तुकला से प्रेरित है। भारतीय और फ़ारसी शैलियों के मिश्रण से बाद में इंडो इस्लामिक वास्तुकला विकसित की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि तुर्कों ने वास्तुकला की मेहराब और गुंबद शैली कहाँ से उधार ली है। तो ये फ़ारसी वास्तुकला से उधार ली है दोस्तों। क्या उत्तर हो जाएगा, फ़ारसी वास्तुकला से उधार ली है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोहम्मद गौरी के राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल था। आपका विकल्प क्या है प्यारे दोस्तों, मोहम्मद गौरी के राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल था। ये 4 भाग दिए गए हैं। इन चारों भाग को देखिए कौन कौन से भाग शामिल थे, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। ये रहा पूरा प्रश्न, मोहम्मद गौरी के राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल था। विकल्प कथन कह रहा है अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल पहला और तीसरा सही है, केवल दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है, या फिर सभी सही है। मोहम्मद गौरी के राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल था। तो मोहम्मद गौरी का साम्राज्य अफ़गानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था, जिसमें आज का पूर्वी ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का कुछ हिस्सा शामिल था। तजाकिस्तान और कजाकिस्तान मध्य एशिया के और उत्तर दिशा में स्थित हैं, जो गौरी साम्राज्य के अधीन नहीं थे। इसमें पूछ रहा है कि मोहम्मद गौरी के राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल था। प्यारे दोस्तों, इसमें अफ़गानिस्तान शामिल था और तुर्कमेनिस्तान शामिल था, जबकि तजाकिस्तान शामिल नहीं है और कजाकिस्तान शामिल नहीं है। तो पहला और तीसरा शामिल है। पहला तीसरा कौन से विकल्प में दे रहा है, ए विकल्प में। तो ए विकल्प प्यारे दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर किस वर्ष कब्जा किया था। आपका विकल्प क्या है, सन 1216 ईस्वी में। प्यारे दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर किस वर्ष कब्जा किया था। आपका विकल्प क्या कह रहा है कि सन 1216 ईस्वी में, सन 1226 ईस्वी में, सन 1236 ईस्वी में, या फिर सन 1246 ईस्वी में। तो इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर कब कब्जा किया था, आपसे वो वर्ष पूछ रहा है। तो दोस्तों, इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर कब कब्जा किया था, तो 1226 ईस्वी में। रणथंबोर कहाँ पड़ता है प्यारे दोस्तों, तो रणथंबोर राजस्थान में है। रणथंबोर कहाँ है,
रणथंभौर राजस्थान में है, ठीक है। और इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर कब्जा कब किया था? तो सन 1226 ईस्वी में। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही इसके बाद उसने मालवा, बिहार, बंगाल और ग्वालियर पर भी कब्जा किया था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का पहला शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, नसरुद्दीन खुसरो शाह। खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? आपके विकल्प क्या कह रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो दोस्तों खिलजी वंश का पहला शासक था जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह। जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जलालुद्दीन खिलजी का समय क्या था प्यारे दोस्तों? 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक खिलजी वंश का संस्थापक इसको माना जाता है। उसने ममलूक वंश का अंत किया था और दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश खिलजी वंश स्थापित किया था। बस समझ में आई दोस्तों। ये प्रश्न भी आपके लिए क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? खिलजी वंश के शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि बलबन की क्रूर शासन नीतियों को पुनर्जीवित करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी बलबन की क्रूर शासन नीतियों को पुनर्जीवित करना चाहता था। दूसरा कह रहा है कि उसने राज्य के मामलों में कुलीनों की शक्तियों और उलेमाओं के हस्तक्षेप पर अंकुश लगाया। तीसरा कह रहा है अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना की स्थापना की थी। तो नीचे दिए गए कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। केवल पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा सही है। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी बलबन की क्रूर शासन नीतियों को पुनर्जीवित करना चाहता था, तो ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उसने राज्य के मामले में कुलीनों की शक्तियों और उलेमाओं के हस्तक्षेप पर अंकुश लगाया था, तो ये बात सही है। तो अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना बनाई थी, तो ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा कौन से विकल्प में दे रहा है? सी विकल्प में। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, सी विकल्प। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी नाम से फ़ारसी कविताएं लिखी? प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी नाम से फ़ारसी कविताएं लिखी? ए विकल्प कह रहा है सिकंदर लोधी, बी विकल्प कह रहा है बहलोल लोधी, सी विकल्प कह रहा है इब्राहिम लोधी, और डी विकल्प कह रहा है दौलत खान लोधी। है दोस्तों, अगर आपको लोधी दिखे या लोधी दिखे एक ही बात है। किसने गुलरुखी नाम से फ़ारसी कविताएं लिखी थी दोस्तों? सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, या फिर दौलत खान लोधी। तो आपको बता दूं दोस्तों, सिकंदर लोधी लोधी वंश का दूसरा शासक था। वह एक विद्वान कवि और संगीत प्रेमी भी था। उसने गुलरुखी उपनाम से फ़ारसी में कविताएं लिखी थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोधी। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 प्रांतों में से नहीं था जिसमें बहमनी साम्राज्य विभाजित था? दौलताबाद, बीदर, बरार, मैसूर। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इस प्रश्न पे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है। निम्नलिखित में से कौन उन 4 प्रांतों में नहीं था जिसमें बहमनी साम्राज्य विभाजित था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मैसूर। क्या हो जाएगा? मैसूर। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दादरा का युद्ध बाबर और किनके बीच लड़ा गया था? बात समझ में आ रही है? प्रश्न कह रहा है कि दादरा का युद्ध जो है वो बाबर और किनके बीच लड़ा गया था। तो पहले तो आपको मैं ये बता दूं प्यारे दोस्तों कि जो दादरा का युद्ध था वो 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था तथा अफ़गान शासकों के संघ के बीच लड़ा गया था।
ये युद्ध था वो बक्सर और पटना के बीच दादरा नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और मुग़ल सत्ता का विस्तार सुनिश्चित हुआ था। याद रखिएगा, दादरा का युद्ध जो है वो बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। ई इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो युद्ध हुआ था वो 1529 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न क्या है? अकबर ने 1509 में निम्नलिखित में से किसे मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया था? विकल्प क्या कह रहा है? खाना खानन, या दोस्तों खाना खाना होगा। दूसरा कह रहा है राजा डोटरमल, तीसरा राजा मान सिंह, तीसरा मिर्ज़ा अजीज़ कोका। अकबर ने 1509 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया था? खाना खाना को, राजा डोटरमल को, राजा मान सिंह को, या फिर मिर्ज़ा अजीज़ कोका को? तो मिर्ज़ा अजीज़ कोका अकबर का पालन पोषण करने वाली दाइमा जिज्जी अंगा का पुत्र था तथा वह अकबर का पाल भाई भी था। अकबर ने उसे कई बार मुल्तान का सूबेदार भी नियुक्त किया था। उसने अकबर के शासन में महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य भूमिकाएं निभाई। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? अगर हम बात कर लें तो अकबर का शासन तो 1556 में शुरू हुआ था प्यारे दोस्तों। तो यहाँ तो जो 1509 लिखा है इसको आप लोग ठीक कर लीजिए, ये 1579 होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? 1579। तो 1579 में मुल्तान का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था प्यारे दोस्तों मिर्ज़ा अजीज़ कोका को। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है कि मुग़ल प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किसके पास अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और हटाने की शक्ति थी? बात समझ में आ रही प्यारे दोस्तों? प्रश्न क्या है? मुग़ल प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किसके पास अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और हटाने की शक्ति थी? वजीर, सम्राट, मंत्रिपरिषद, कुलीनता। तो दोस्तों मुग़ल प्रशासन पूर्णतः केंद्रीकृत और सम्राट केंद्रित प्रणाली थी। सम्राट सर्वोच्च पदाधिकारी था जिसके पास सभी महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं। कौन कौन सी? नियुक्ति की, पदोन्नति की और हटाने की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सम्राट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सम्राट। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इम्पोर्टेंट हो जाएगा हर प्रश्नों की तरह। वजीर, दीवान और मंत्री केवल सम्राट के आदेशों के अनुसार कार्य करते थे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने मुग़ल काल के दौरान ऐतिहासिक विवरण लिखा? विकल्प कह रहा है गुलबदन बेगम, नूरजहाँ बेगम, जहाँआरा बेगम, जेबुन्निसा बेगम। फटाफट से उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस महिला ने मुग़ल काल के दौरान ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम, नूरजहाँ बेगम, जहाँआरा बेगम, जेबुन्निसा बेगम। प्यारे दोस्तों, जिस महिला ने मुग़ल काल के दौरान ऐतिहासिक विवरण लिखा था उस महिला का नाम क्या है? गुलबदन बेगम। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गुलबदन बेगम की बात करें तो गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की बेटी थी। किसकी बेटी थी प्यारे दोस्तों? तो ये बाबर की बेटी थी। याद रखिएगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक ग्रंथ भी लिखा है। क्या लिखा है? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा भी लिखा है गुलबदन बेगम ने। या मुग़ल काल की पहली महिला ऐतिहासिक लेखिका मानी जाती हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि गाजी मलिक निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक और प्रथम शासक था? गाजी मलिक की बात करें तो गाजी मलिक निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक और प्रथम शासक था? आपका विकल्प है खिलजी वंश, ममलूक वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश। तो गाजी मलिक की अगर हम बात करें तो गाजी मलिक
जो है वो बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने 1320 ईस्वी में खिलजी वंश को समाप्त किया था, तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन है भाई? तुगलक वंश संस्थापक कौन है प्यारे दोस्तों? तुगलक वंश। कौन हो जाएंगे? तुगलक वंश। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और तुगलक वंश का जो शासन था तो कब तक चला था? 14 से 14 ईस्वी तक चला था दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा, 14 से 14 ईस्वी तक चला था। कब से? तो 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट ने 1617 ईस्वी में धूम्रपान और तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? विकल्प है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट ने 1617 ईस्वी में धूम्रपान और तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? विकल्प क्या है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जहांगीर वो व्यक्ति थे, वो सम्राट थे जिन्होंने 1617 ईस्वी में धूम्रपान और तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। वो सम्राट कौन थे? जहांगीर। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते प्यारे दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हुमायूं का जन्म स्थान है? विकल्प है आगरा, काबुल, बदख्शां, सासाराम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो हुमायूं का जन्म स्थान माना जाता है? तो सबसे पहले हुमायूं के जन्म की बात कर लें तो हुमायूं का जन्म हुआ था प्यारे दोस्तों 6 मार्च को, और वर्ष कौन सा था? तो 1508 ईस्वी को। बात समझ में आ रही है? कहाँ हुआ था? तो काबुल में हुआ था। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वह बाबर और माहम बेगम का पुत्र था। हुमायूं किसका पुत्र था दोस्तों? हुमायूं की बात हो रही है ना प्यारे दोस्तों। तो हुमायूं जो है वो किसका पुत्र था? तो हुमायूं जो है वो बाबर का पुत्र था दोस्तों। किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? सम्राट अकबर का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा प्यारे दोस्तों। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 1555 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1557 ईस्वी में या फिर 1558 ईस्वी में? सम्राट अकबर का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था, जब उसके पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद उसे गद्दी पर बैठाया गया था। उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी। प्रारंभिक शासन उसके संरक्षक बैरम खां द्वारा चलाया जाता था। तो सम्राट अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1556 ईस्वी में। बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को फांसी पर लटकाया था? आपके विकल्प हैं शाहजहां, औरंगजेब, कामबख्श, अकबर। निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को फांसी पर लटकाया था? शाहजहां ने, औरंगजेब ने, कामबख्श ने या फिर अकबर ने? तो दोस्तों अगर आपने पढ़ा भी होगा, फिर से मैं बता देता हूँ कि संभाजी जो हैं वो संभाजी भोसले वो शिवाजी के पुत्र थे, और 1689 तो प्यारे दोस्तों 1689 ईस्वी की बात है, औरंगजेब ने उन्हें गिरफ़्तार किया था और बाद में उन्हें महाराष्ट्र में फांसी दे दी गई थी। कहाँ दे दी गई थी? महाराष्ट्र में। उन्हें कहाँ फांसी दे दी गई थी? महाराष्ट्र में दे दी गई थी। किसने दिया था? तो औरंगजेब ने। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। और ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? महमूद गजनवी का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था और कब हुआ था?
आपका विकल्प है 1000 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में, 1003 ईस्वी में या फिर 1005 ईस्वी में। प्यारे दोस्तों, महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर जो पहला आक्रमण किया गया था वो किया गया था 1001 ईस्वी में। कब किया गया था? 1001 ईस्वी में किया गया था, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने भारत पर किया था। कहाँ किया था दोस्तों? भारत पर किया था। बात समझ में आ रही है? यह आक्रमण जयपाल के विरुद्ध पेशावर के निकट हुआ था। इसमें जयपाल पराजित हुआ था, जिससे भारत पर तुर्क आक्रमणों की शुरुआत हुई थी। तो महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर जो पहला आक्रमण किया गया था वो भारत पर किया गया था। कब किया गया था? तो 1001 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है? दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सुल्तान अलाउद्दीन ने या फिर गजनी का महमूद ने? दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी से हुई दोस्तों। 1206 ईस्वी दिल्ली की सल्तनत की स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी का दास था और उसकी मृत्यु के बाद स्वतंत्र होकर ममलूक वंश का पहला शासक बना। उसने कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और वो मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ऐबक जनजाति का तुर्क था? विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रुकनुद्दीन फिरोज। निम्नलिखित में से कौन ऐबक जनजाति का तुर्क था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रुकनुद्दीन फिरोज। तो अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो तुर्क मूल का था और ऐबक जनजाति से संबंधित था। यह तुर्किस्तान का निवासी था। याद रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ऐबक जनजाति का तुर्क कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा इसका उत्तर। ए विकल्प सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि कहाँ का निवासी था, तो ये तुर्किस्तान का निवासी था दोस्तों। कहाँ का निवासी था? तुर्किस्तान का निवासी था। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बलबन के समकालीन कवि कौन थे? अमीर खुसरो, नुंदरेशी, बुल्ले शाह, बाबा फरीद। बलबन के समकालीन कवि कौन थे? अमीर खुसरो, नुंदरेशी, बुल्ले शाह, बाबा फरीद। तो बलबन के समकालीन जो कवि थे वो अमीर खुसरो थे दोस्तों। अमीर खुसरो। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के महान फ़ारसी कवि थे। कौन से कवि थे? तो ये फ़ारसी में कविताएं लिखते थे। किसने? फ़ारसी। ये गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी तीनों के समकालीन थे। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। तूतीय हिंद भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी क्या हो जाएगा दोस्तों? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। किसी भी प्रश्न को स्किप मत करें दोस्तों, क्योंकि एक प्रश्न में काफ़ी प्रश्न आपके तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने टोपरा और मेरठ से स्तंभों को नई दिल्ली स्थानांतरित किया था? विकल्प है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो जिसने टोपरा और मेरठ से स्तंभों को नई दिल्ली स्थानांतरित किया था वो सम्राट कौन था? तो वो सम्राट था प्यारे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। वो व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसने नहरें, सराय, मदरसे और मकबरे भी बनवाए। जल कल्याणकारी शासक के रूप में भी इसको जाना जाता है।
तो यही आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों कि बहमनी साम्राज्य के शासकों ने नगरों, इमारतों, मस्जिदों और किलों के रूप में कला और स्थापत्य कला के विकास को प्रोत्साहित किया। इस संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? पहला कह रहा है कि हैदराबाद शहर की स्थापना बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने की थी। तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हैदराबाद शहर की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो हैदराबाद शहर की स्थापना गोलकुंडा के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में की थी। कब की थी? 1591 में। अगला कह रहा है कि बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा सबसे बड़ा गुंबद है। तो ये सही है। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण गोलकुंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। ये भी सही है। मोहम्मद गबन ने बीदर में एक कॉलेज बनवाया था। ये भी सही है। कह रहा है कौन सा कथन गलत है? तो ए विकल्प गलत है दोस्तों। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? विजयनगर साम्राज्य के राजा अच्युत राय ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए थे? वराह, गरुड़, हनुमान, बालकृष्ण। तो इसका सही उत्तर है वराह। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। राजा अच्युत राय ने अपने शासनकाल में वराह सिक्के जारी किए थे। अच्युत राय का शासन चला था 1530 से लेकर के 1542। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के संदर्भ में रणथंभौर पर कब कब्जा हुआ था? 1301 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में और 1311 ईस्वी में। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के विजयों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो रणथंभौर पर कब्जा कब हुआ था? तो 1301 ईस्वी में हुआ था। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। यह उसकी पहली बड़ी विजय थी। इसके बाद में उसने चित्तौड़ 1303 में और मालवा पर 1305 में कब्जा किया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पहले दोस्तों बात समझ में आ रही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। फिलहाल चलिए नोट कर लीजिए कि चित्तौड़ पर कब्जा कब किया था? तो 1303 में। मालवा की बात करें तो मालवा पे किया था 1305 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तारीख़े शेरशाही लिखी है? मुल्ला दाऊद, अब्बास खान शेरवानी, जियाउद्दीन शेरवानी, जियाउद्दीन बरनी, निजामुद्दीन अहमद। तो दोस्तों तारीख़े शेरशाही किसने लिखी है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो तारीख़े शेरशाही ग्रंथ के लेखक हैं अब्बास खान शेरवानी। अब्बास खान शेरवानी जो हैं वो तारीख़े शेरशाही के लेखक हैं। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह ग्रंथ शेरशाह सूरी के जीवन काल से संबंधित है। इसमें सूरी शासनकाल के संगठन और सुधारों की गहरी जानकारी मिलती है। तो बी विकल्प आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये जो तारीख़े शेरशाही किससे संबंधित है? तो ये शेरशाह सूरी। ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूरी की बात है। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही शानदार प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी रात के 8:05 पर शानदार प्रश्नों के साथ। प्यारे दोस्तों, सुबह के 11 बजे भूगोल से संबंधित, दोपहर 2 बजे संविधान से संबंधित वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।